ये फोल्डर में आते हैं जी। अब बेसिकली ये देखें, मैंने जो आपको दिया है वो ये इस तरह इस फॉर्मेट में भेजी है आपको फाइल। हाँ, आपने जब ड्राइव को डाउनलोड करना है तो ये चीज़ आपके कंप्यूटर्स पर आ जाएगी। तो आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास कोई ना कोई एक्सट्रैक्टर होना चाहिए। अनजिप करना जिसे बोलते हैं, या अनकम्प्रेस करना जिसे बोलते हैं, ठीक है। सो आपको अगर आपके पास विनजिप हो, विनरार हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई टूल ना हो तो ये 7-zip के नाम से आप देख रहे हैं एक टूल आ रहा है यहाँ पे, ये फ्री टूल होता है, ये इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आपने गूगल पे जाकर लिखते हैं डाउनलोड 7-zip, डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कीजिएगा, फिर ये आपके कंप्यूटर पे आ जाएगा। बेहतर है कि एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कीजिएगा ताकि राइट क्लिक करने पर 7-zip आपको नज़र आए, ठीक है। फिर जब आप राइट क्लिक करेंगे 7-zip पे जाएंगे तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा, एक्सट्रैक्ट हेयर, ठीक है। तो आप बेसिकली ये काम करने से पहले आपने अपना एक मेन फोल्डर बना लेना है जिसमें आपने ये सारा डाटा रखना है, जो हमारा डाटा होगा। तो मैं कहता हूँ एक्सट्रैक्ट हेयर जी, कहता है ये पहले भी पड़ा हुआ, मैं कहता हूँ जिसे ऑल कर दो, ओवरराइट कर दो, बस आपको ये मैसेज नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास तो पहले से पड़ा हुआ था ना, यहाँ से मैं दिखा रहा था आपको। बस ये उसके बाद क्या होगा, इसका काम खत्म। इस फाइल का कोई काम नहीं है, इसको बेशक अगर ये आपके पास आए तो डिलीट कर दीजिएगा, ओके। आपने कहाँ से काम शुरू करना है, इस फोल्डर के अंदर से। और ये पूरे का पूरा फोल्डर बेसिकली क्या है, वो जो लॉक बनी हुई वेबसाइट दिखा रहा था, ये पूरी वेबसाइट है, लेकिन जो फाइल लिखा हुआ था ये वो है जो आपके कंप्यूटर पे है, ठीक है। सो आपने इसको यहाँ अपने कंप्यूटर से चलाना है। देखिए कितना कुछ है। हमें किस पे जाना है, अभी तक सबको पता लग गया किस पे जाना है, किस पे जाना है जी, इस फाइल पे जाना है। अभी फिलहाल हमने यहाँ से अपना काम शुरू किया, लेकिन ये फाइल क्या है, HTML फाइल है। इसकी कुछ थोड़े से बेसिक टैग्स को हम आज देखेंगे, फिर हम इस फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। लोड कीजिए। अब हम बात करने लगे हैं। अब अभी मैं इंडेक्स नहीं खोल रहा, हाँ, थोड़ा सा पहले मैं आपको जो HTML फाइल है उसका स्ट्रक्चर समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि एक HTML फाइल कैसी होती है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, उसका आएगा, लेकिन आपने अब जब हम काम कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल क्रोम को ही बनाए। आपके अगर नॉर्मल हुआ तो हो सकता है किसी का एच का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आ रहा, ठीक है। तो आपने उसको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कर लेना। आता है करना कि नहीं आता है, राइट क्लिक करके, ठीक है ना, प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे, नीचे एक चेकबॉक्स आएगा कि इसी में खोलो ऑलवेज, ठीक है, तो वो डिफ़ॉल्ट बन जाएगा आपका। अच्छा, कैंट हाँ जी, ये देखें, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर जैसे ही आ गई है फाइल हमारे पास। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ये लिखा हुआ आ रहा है जी ओपन विथ, और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है नोटपैड। अब इसका स्ट्रक्चर जरा पहले समझेंगे। ये एक HTML फाइल खुल गई है मेरे सामने, ये आप समझे कहीं से नहीं आई, ये ले मैं इसे ख़त्म कर दिया, ठीक हो गया, मेरा क्लियर हो गया। यानी कि हमने क्या खोला है, सिर्फ नोटपैड। नोटपैड खोलना आता है सबको, विंडोज़ में जाए और नोटपैड को खोल, ठीक है, सिंपल नोटपैड खोल लिया, मैंने उसे रिमूव ही कर दिया।
अब हम समझने लगे हैं कि एक HTML फाइल कैसे बनती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें लिखा होता है कि भाई ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका टॉप है, ये इसका सेंटर है, ये इसका बॉटम है। हर किसी चीज़ का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। हम समझ रहे हैं कि HTML का स्ट्रक्चर क्या है। अब हम बनाने जा रहे हैं एक HTML फाइल। ये देखें जी, HTML फाइल को हम कैसे लिखते हैं। एक हम लगाते हैं लेस देन और एक हम लगाते हैं ग्रेटर देन। आपने देखा है वो जो फाइल मैंने अभी डिलीट किया है उसके अंदर बार बार यही दो सिंबल्स इस्तेमाल हुए थे, ठीक है। सो ये हमने अपना जो टैग लिख रहे हैं, बेसिकली तो लिखते तो HTML है, लिखते भी हैं, लिखते H1 है, एक सिंपल इंग्लिश लिख रहे हैं ना। सो ये लेस देन और ग्रेटर देन लिख कर बता रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये हाइपर टेक्स्ट है, यानी इसको हम नेट पे लिखकर जा रहे हैं। सो आपने जब भी कोई टैग लिखना है उसको आपने हमेशा इन दो सिंबल्स के अंदर लिखना है। अब मैंने यहाँ पे लिखा HTML और एंटर किया और एक और लगा दिया मैंने जी, दोबारा से HTML लिखा विद स्लैश। इसका मतलब क्या है, देखिए जब भी आप किसी लैंग्वेज में बात करेंगे तो हम कहेंगे भाई ब्लॉक की सूरत में हमने काम करना है, ब्लॉक्स बनाना है। तो हमने एक ब्लॉक बना दिया कि भाई इसके अंदर हम जो कुछ लिखेंगे वो HTML होगा, ठीक है। अब ऊपर हमने लिखा स्टार्ट और नीचे लिखा हमने एंड। एंड को पहचान लें, एंड को आप लोग पहचान लें कि एंड क्या है। जब भी आपने ब्लॉक का एंड करना होगा तो आप स्लैश लगाएंगे साथ, यानी कि वही नाम और साथ में स्लैश। जिस ब्लॉक का भी एंड करना होगा वही नाम और साथ में स्लैश, जिसका मतलब क्या हुआ, एंड हो गया। अभी हमने सिर्फ ये देखा कि मेन HTML का ब्लॉक बन गया, ठीक है। अब हम ये देखने लगेंगे आगे से अंदर इसके कितने हिस्से हैं। पहला हिस्सा हेड, तो एंड कैसे करूं, स्लैश हेड। चलिए समझ आ गई आपको बात। अब हेड में क्या लिखेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता आगे पढ़ते जाएंगे, लेकिन HTML फाइल का जो सबसे टॉप लेवल है वो कौन सा है, हेड वाला पार्ट। सिंपल सी बात है, सबसे टॉप पर हेड ही होता है। तो सबसे टॉप पर हमारे फाइल का हेड है। इस हेड में क्या होगा ये हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे कि इस हेड में हमने क्या लिखना है। उसके बाद हेड लिख लिया, अभी नहीं, इसमें बहुत कुछ आना है, मैं तो खाली छोड़ रहा हूँ इसको, लेकिन हम जब सीखते जाएंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें आनी है वो ऐड होती जाएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला हिस्सा है बॉडी। ये भी आपको पता लग गया। अब ये क्या है, अब हेड और बॉडी को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो जो कुछ हमने हेड में लिखा होता है वो आपको वेबसाइट के अंदर नजर नहीं आता। वेबसाइट के अंदर आपको सिर्फ वो नजर आता है जो आपने बॉडी में लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी वेबसाइट है बेसिकली वो कहाँ पे बन रही है, सारी की सारी बॉडी के, सिंपल। हाँ, हेड में हमने कुछ अभी तक के लिए समझ लेते हैं कि हेड में हमने डिक्लेरेशंस करनी है। बस कोई डिक्लेरेशन करनी होगी, वेरिएबल्स बनाने होंगे, कुछ डिफाइन करना होगा, तो वो कहाँ पे होगा, वो हेड पार्ट। और बॉडी में क्या होगा, मेरी वेबसाइट, मतलब मैं लिखता हूँ ना www.yahoo.com, तो आपके सामने एक वेबसाइट खुलती है जो नजर आती है, जिसे आप देखते हो, उसमें तस्वीरें होती हैं या टेक्स्ट होता है, वो सब कहाँ पे लिखा हुआ है, बॉडी के अंदर, ठीक है। और जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसके टाइटल बार में एक नाम लिखा हुआ आता है। टाइटल बार किसे कहते हैं जी, ये मेरा ख्याल है आपको नजर नहीं आ रहा होगा स्क्रीन पे जी, ये देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है जहाँ मैंने माउस रखा हुआ, जहाँ पर एक छोटा सा आपको आइकन भी नजर आ रहा है और उसके आगे टेक्स्ट भी नजर आ रहा है। ये कौन सा हिस्सा है, ये टाइटल बार है। ये टाइटल बार है और ये कहाँ होती है, ये पेज का हिस्सा नहीं है। पहली बात तो आपको सबको पता लग रहा है पेज पे नहीं है, पेज से ऊपर है। सो ये हम हेड में लिखते हैं, यानी कि टाइटल बार में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है और ऊपर वाले हिस्से में जो तस्वीर नजर आ रही है, ये सब किस में होगा,
अभी तक ये हमें नजर आएगा सारे का सारा हेड में। चलें जी अब वापस आ जाएं इस पे। हेड और एंड हेड। अब मैंने क्या कहा कि जो आपकी वेबसाइट का टाइटल है वो कहां नजर आ रहा है? हेड में नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ फिर? आप मेरा लिखने का अंदाज देख रहे हैं क्या है? क्या अंदाज है? शाबाश बताएं जरा। मैं कैसे लिखता हूं जब भी लिखना शुरू करता हूं कुछ तो पहले स्टार्ट लिखता हूं, फिर एंड लिखता हूं, यानी कि ये मेरा लिखने का स्टाइल है। आपने जब भी कोडिंग करनी है हमेशा इसी तरह करनी है कि आपने जब कोई टैग लगाना है पहले टैग को करें स्टार्ट, फिर टैग को करें एंड और फिर दरमियान में लिखें जो एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं। यानी मैं कह रहा हूँ मैंने अपनी वेबसाइट को टाइटल देना है तो मैंने पहले क्या लिखा? टाइटल को स्टार्ट किया, फिर क्या किया? टाइटल को एंड किया। अब दरमियान में जाकर टाइटल लगाऊंगा। अभी नहीं लगाया टाइटल, अब मैं टाइटल लिखने लगा जी। मैं फिलहाल क्या टाइटल दे रहा हूं? माई फर्स्ट वेबसाइट। सपोज कर लिया जी, ये टाइटल लग गया हमारी वेबसाइट का। क्या जब मैं इस HTML, क्या ये वेबसाइट तो नहीं है? ये क्या चीज़ बन रही है? क्या ये वेबसाइट बन रही है? नहीं, अभी तक मैं क्या बना रहा हूँ? HTML फाइल बना रहा हूँ, है ना। यानी अब HTML लगाया तो सिर्फ ये बताया कि भाई ये HTML फाइल है। पहला टैग जो लगाया उसने क्या बताया? ये सिर्फ HTML फाइल है, बस, और कुछ नहीं बताया। हेड बताया तो ये बताया कि भाई ये वाला पार्ट है जहाँ पर डिक्लेरेशंस होगी। बॉडी बनाया तो ये बताया कि ये वो वाला पार्ट है जिसमें वेब पेज बनाऊंगा। बस इतनी सी बात की हमने। अब हमने कहा कि भाई जो हेड है, हेड के अंदर जो मोस्ट कॉमन चीज हमारी आनी है वो क्या है? टाइटल आना है, ठीक है। टाइटल लिखा मैंने, माय फर्स्ट वेबसाइट। चलें अब सपोज फिलहाल हम सिर्फ टाइटल के साथ चलते हैं आगे। हाइपर HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कि भाई हम जो टेक्स्ट लिख रहे हैं इसको हमने नेट पे दिखाना है। मतलब एक टेक्स्ट जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नजर आता है, एक टेक्स्ट जो है वो एक्सेल में नजर आता है ना। एक टेक्स्ट क्या है कि इसने इंटरनेट के ऊपर नजर आता है। इस टेक्स्ट को हम हाइपर टेक्स्ट जो नेट पर जा रहा है। हाँ हाँ, वो मैंने इसीलिए विंडो छोटी की थी। अब क्योंकि फाइल का मेन्यू नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? विंडो का साइज़ जो है ना वो सही नहीं है। अब ठीक है, चलो। अब अगला मसला क्या है? इस फाइल को क्या करना है मैंने? मैं चाह रहा हूँ आप बोलें ताकि आपको घर जाके परेशानी ना हो कि हम कर क्या रहे हैं। इस तरह आप पार्टिसिपेट करेंगे ना तो आपको पता होगा कि हम कर क्या रहे हैं। हाँ जी, अब हमें क्या करना चाहिए? इसे सेव करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसे सेव करना चाहिए। और किस तरह सेव करना चाहिए? HTML फाइल के तौर पर सेव करना चाहिए। ऐसे ही है ना, HTML फाइल बनानी है ना हमने। और बेसिकली हम एंड रिजल्ट तो ये कह रहे हैं कि जब हम HTML फाइल बनाएंगे तो असल में हम अपनी वेबसाइट का होम पेज बनाएंगे। लेकिन अभी स्टार्ट किया है तो अभी हमें फिलहाल क्या बनाना है? सिर्फ इसकी HTML फाइल बनानी है। ओके, तो मैं यहाँ से हाँ जी, इसके फर्स्ट पे और एंड पे ग्रेटर दैन इस्तेमाल इसके। अच्छा चलो जी, इन्होंने क्वेश्चन किया है कि इधर क्यों नहीं लगाया आपने? हाँ, इसलिए नहीं लगाया कि ये टाइटल का एक्सप्रेशन है। यानी कि टाइटल के दौर पर जो टेक्स्ट लगाना है हमने, यही तो बताया था हमने टाइटल लिख के कि भाई हम टाइटल लगा रहे हैं, उसमें टेक्स्ट लिखे तो तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि ये इंटरनेट का टेक्स्ट है। तो टाइटल ने उसको समझा दिया, ठीक है, ठीक हो गया। यानी कि जब भी हमने किसी टैग के अंदर कुछ एक्सप्रेशन देना होगा तो उसे हमें टैग में नहीं लिखना। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 4 लाइनों का एक पैराग्राफ लगाएं, तो मैं आपसे कहूँगा भाई P का टैग लगाओ। लेकिन जो 4 लाइनें लिखूंगा उसे टैग नहीं लगाना, उसको सिंपल टाइप करूँगा, लेकिन P को टैग बनाऊंगा। समझ आ गई बात की? चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं सेव करने की। फाइल सेव एज, सिंपल किया, कोई नया काम नहीं किया मैंने, है ना। अब हमने करते हैं इस तरह, आपका भी एक फ़ोल्डर बना देते हैं लेक्चर्स के लिए, न्यू फोल्डर, और इसे हम कर लेते हैं DM सितंबर लिख लूँ उसको, 6 to 7 कर दें इसको। वैसे तो टाइम ज़्यादा होता है, चलें फिर आलिए लिख लेते हैं।
और ये फाइल मैं यहाँ पर सेव करने लगा। अब मैंने क्या खोला हुआ है, नोटपैड, ठीक है ना। नोटपैड बेसिकली क्या करता है, टेक्स्ट फाइल बनाता है, सबको पता होगा, मतलब टेक्स्ट एडिटर है वो, मतलब उसमें एक्सेल की शीट नहीं बन सकती, उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता, उसमें पोलर ड्रा की तरह की ड्राइंग नहीं बन सकती, वो उसमें क्या होता है सिंपल टाइपिंग करते हैं बस। लेकिन अभी मैं इस वक्त नोटपैड को इस्तेमाल किस तरह कर रहा हूँ, मेरे लिए नोटपैड का क्या पर्पज़ है, शाबाश जी, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ एज ए HTML फाइल, एज ए HTML एडिटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ पर अपनी फाइल को HTML फाइल के तौर पर सेव करना है। कैसे करूँ, ये क्या लिखा हुआ है नीचे, बहुत आसान सी बात है, सेव एज टाइप, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्या कर देना है, इसको ऑल फाइल। ये मैंने क्यों किया है, सबको समझ आ गया होगा मैंने क्यों किया है। इसलिए किया है कि भाई नोटपैड में मैंने टेक्स्ट फाइल नहीं बनानी, मैं कोई और फाइल बनाने आया हूँ। तो अब मैंने उसको ऑल कर दिया और यहाँ आकर मैंने लिख दिया फर्स्ट लेक्चर। अब आपकी जो HTML फाइल है आप उसकी दो एक्सटेंशन रख सकते हैं, लेकिन आपने एक वाली ही रखनी है, एक HTM या HTML, ठीक है। तो आपने हमेशा उसकी एक्सटेंशन रखनी है HTML, ओके। रख मैं दोनों सकता हूँ, दोनों में कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम अपनी वेबसाइट्स को लाइव करते हैं तो वहाँ पर कुछ फाइलों को HTML को वो एक्सेप्ट नहीं करता, वहाँ पर वो कहता है HTML होनी चाहिए। लेकिन जब मैं लोकली चला रहा हूँगा तो वो HTML से भी चलाएगा, HTML से भी चलाएगा। लोकली का मतलब क्या ले रहा हूँ मैं, अपने कंप्यूटर से जब उसको चलाऊँगा, जैसे मैं अभी चलाने लगा, ओके। फाइल बन गई, जरा देखते हैं जो हमारा ग्रुप है किधर है, ये फाइल आ गई है, इसमें डबल क्लिक करता हूँ, बिल्कुल वाइट पेज नज़र आ रहा है हमें, क्यों, जी क्या कह रहे हैं आप, जी एक तो ये यहाँ पर टैग नज़र आने शुरू हो गए, यहाँ हमारी कोई मिस्टेक है उसको भी देखते हैं, हाँ। लेकिन पेज बिल्कुल खाली है ना, ये पेज की बॉडी है सारी की सारी, यहाँ मैंने अभी कुछ नहीं लिखा, अभी मैंने कहाँ लिखा है, हेड में जाके जो कुछ टाइप किया, जो कुछ मैंने हेड में लिखा वो नज़र आ गया, ओके। क्या लिखा था मैंने हेड पे, ये देखिए माउस रखा है, माई फर्स्ट वेबसाइट, चला जाता है यार, ये क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, आ जाएगा, सेकंड्स के लिए जाता है मेरा ख्याल है ना, इतनी ज़्यादा देर के लिए नहीं। वो मैं जब इसको टच करता हूँ ना मेज़ को, तो मेरा ख्याल है वो हिल जाता है उस वक्त। अच्छा अब आ जाए वापस, ज़रा गलती निकालनी है आप लोगों ने, हाँ कोड में से गलती पिक करें, ज़रा कहाँ पर है, शाबाश, गलती है सर, वो है ऊपर लिख दिया इस वजह से, नहीं ये गलती नहीं है, क्या है? आप अटेंडेंस शीट मेरे पास पहली भी नहीं आई थी, दूसरी भी नहीं आई थी सर वो एक्चुअली मैंने मैनुअल लगा ली थी, लेकिन आप इसी को भी करके ना रिसेप्ट इसको दे दीजिएगा, क्योंकि वो उनसे कोई मिसप्लेस हो गई है कि नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, हाँ जी शाबाश, जल्दी से पिक करें, क्या मिस्टेक है, मिस्टेक ही है, हाँ जी आप लोगों ने पिक की, कोड पढ़ना पड़ेगा सर, हाँ जी इसको पढ़े, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। मिस्टेक देख के डरना नहीं है, भागना नहीं है, ठीक है। ये नहीं समझना आग लग गई है प्लाजे में तो भागो, हाँ मिस्टेक को खुद से आइडेंटिफाई करना है, खुद ढूंढना है, और मिस्टेक बताएगा भी नहीं, ये भी आपने देख लिया, मैं ये भी देख लिया ना कि उसने नहीं हमें हाईलाइट करके बताना कि भाई कहाँ गलती की है, आपने खुद से रीड करनी है और गलती अपनी निकालनी है। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कोई और मिस्टेक भी है कि नहीं है, तो इसको चला कर देखते हैं, हमें बताएगा कि कोई और मिस्टेक है कि नहीं है। माउस रखें इस पर, ठीक हो गया। तो एक तो आपको ये भी पता लग गया बहाने से कि जो गलती आप करेंगे वो कहीं से आइडेंटिफाई नहीं होगी,
आपको यहाँ पर कोड नहीं आना चाहिए, यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन का निशान बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए। कभी किसी वेबसाइट पर नज़र आया नहीं आता। तो अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ कोडिंग एरर है, तो आपने उस कोडिंग एरर को खुद से डायग्नोज करना है, ठीक है, कि एरर कहाँ पे आ रहा है। जी आगे चले। अभी टाइटल किया हमने सिर्फ, अब मैं कह रहा हूँ जरा वेब पेज पे भी कुछ आए। अब वेब पेज पर जो अब ये चीज़ें हम वो देखेंगे। टाइटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग है एसईओ के लिए। एसईओ के लिए ये वाला टैग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है ज़रा देखें इसको। इधर आता हूँ मैं और इधर आके मैं लिखता हूँ। काम करें किसी और वेबसाइट पर चले, टैब पर चले जाते हैं। जी ये मैंने कुछ टाइप किया है, अब ये सर्च कर रहा है, अभी आ जाता है। मैंने क्यों कहा कि टाइटल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है। देखिए मैंने एक कीवर्ड लिखा कि प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट वाली वेबसाइट्स में ऐसे ही होता है ना, जो आम लोग जो भी वेबसाइट देखना चाहते हैं वो कोई सर्च टर्म लिखते हैं उसकी, तो उसके अगेंस्ट वेबसाइट्स आ जाती हैं। तो आप देख रहे हैं वेबसाइट का कौन सा हिस्सा है जो ऊपर नज़र आ रहा है। आपको ये बात बता दूं मैं कि 1, 2 और 3 पार्ट्स हैं ना जो हमें नज़र आ रहे हैं। एक यूआरएल है, एक टाइटल है और एक डिस्क्रिप्शन है। ये तीनों चीज़ें बॉडी की नहीं है। इनमें से कोई भी चीज़ बॉडी की नहीं है। ये तीनों चीज़ें कहाँ से आई हैं? यूआरएल तो यूआरएल है, एड्रेस है। टाइटल कहाँ से आया? हेड से। और डिस्क्रिप्शन हमने आगे जाके पढ़नी है, वो भी कहाँ से आती है? हेड से। यानी पेज के ऊपर लिखी हुई चीज़ नहीं है। जब भी कोई बंदा सर्च कर रहा है बेसिकली वेबसाइट, तो वो यहाँ से निकल रही है। अब आपको टाइटल की इंपॉर्टेंस का पता लग गया होगा कि जब हमने वेबसाइट ऑप्टिमाइज करनी है तो हमारा जो मेन वर्ड होगा उसे हमें टाइटल में लेकर आना है। अभी तक सिर्फ इतना, हाँ, कि हमने अपने कीवर्ड को टाइटल में इंक्लूड किस तरह करना है ये सीखा है हमने। और टाइटल की इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए मैंने आपको लाइव रिजल्ट दिखाया है। मैं कह रहा हूँ ना 1, 2 और 3, ये 3 चीज़ें हैं ना किसी भी वेबसाइट की, इसी कम्बिनेशन से आ रही हैं। इन तीनों चीज़ों में से कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो बॉडी में लिखा गया। बॉडी का कंटेंट उस वक्त आएगा जब आप वेबसाइट को विजिट करेंगे, जब वेबसाइट को खोलेंगे तब बॉडी का कंटेंट नजर आएगा। जब सर्च करेंगे, हाँ जी, पिक्चर कहाँ से आ रही है? ये पिक्चर हमें वो बॉडी से दिखा रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पिक्चर वो बॉडी से उठा रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी की जितनी भी, अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि पिक्चर की इंपॉर्टेंस का भी हमें पता लग गया कि इमेजेस भी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसकी भी ऑप्टिमाइजेशन है, इसलिए हम इस टैग को भी समझेंगे। चलें जी। और आपका हौसला बढ़ाने के लिए आपको मैं बता दूं कि जो वेबसाइट है, ये जो टॉप रैंक हुई है, देख रहे हैं, ये स्टूडेंट ने ही रैंक की हुई है। मैं कह, ये मेरे एक स्टूडेंट ने ही रैंक की हुई है ये साइट जी। ये मैंने प्रोजेक्ट दिया था उसको और उसने ये वेबसाइट एक कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक की हुई है। तो आप देख रहे हैं कि पूरे एक कीवर्ड के अगेंस्ट ये वेबसाइट नज़र आ रही है हमें। तो आप भी ये कर सकते हैं, सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है। उसका मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि वो जब काम करता था तो कभी 1-1, 2-2 बजे मुझे मैसेज करके बता रहा होता था कि सर ये मैंने कर लिया, ज़रा चेक कर लें। तो इसका मतलब क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा सही तरह से चीज़ों को सीखने के लिए। मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि भाई घंटा 2 घंटा नहीं, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अगर आप वाकई प्रोफेशनल बनना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब इस तरह नहीं है कि मेरे सेशन आपको लग रहा हो कि यह बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है तो आप समझ रहे हो कि बस हो गया काम, ऐसे नहीं। आपको खुद से करना है। जब आप खुद डिलीवर करेंगे जब कोई चीज़, तो फिर पता लगेगा कि आपको समझ में चीज़ आई है कि नहीं आई है। असल चीज़ ये है कि आपने खुद बनानी है। और ये बताने का भी मतलब यही है कि ये वेबसाइट बिल्कुल आज जैसे मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया है, इसी तरह इनकी क्लास को भी पढ़ाना शुरू किया था। और ये भी बात होती है कि क्लास में अगर 10 लोग हों, 20 लोग हों, 25 लोग हों, तो सबके माइंडसेट कैसे हैं। अगर तो सबके माइंडसेट इसी स्टूडेंट की तरह के हों तो सब प्रोफेशनल बन सकते हैं। लेकिन अगर किसी का माइंडसेट हो कि बस यार इट्स ओके फाइन, कोर्स लाइक अ कोर्स,
तो वो तो नहीं करेगा। अब मैं आपको बहुत सारे स्टूडेंटों की ऐसी वेबसाइट नहीं दिखा सकता, चंद की दिखा सकता हूँ। मैं एग्जांपल भी दूं तो बहुत सारे स्टूडेंट की एग्जांपल नहीं दे सकता कि कोई होस्टिंग की कंपनी में जॉब कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा है, कुछ की दे सकता हूँ। सो वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ड्यूरिंग द कोर्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया। जो लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं और करके दिखाते हैं काम, वो सीख जाते हैं। सो ये आपको बताने का मकसद ये है कि आप भी जो चीज़ें सीखें उसको इम्प्लीमेंट करें। और ये देख रहे हैं आप, ये भी मेन वेबसाइट नहीं है, चेक करें ताकि ये मेन वेबसाइट है। मैं अगर इसका नाम पढ़ूँ प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org, सो ये मेन वेबसाइट तो नहीं है। नीचे वाली वेबसाइट देखें, वेब्स रेस्टोरेंट स्टोर.com, ये मेन वेबसाइट है। उसके नीचे जो आ रही है उस पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, kitchenstudio.com। अब मैं आपने एक टर्म यूज़ की जिससे आप परेशान हो गए हैं ना, मैंने कहा ये मेन वेबसाइट नहीं है, तो आप अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेन वेबसाइट से मुराद क्या है। एक वेबसाइट है जो किसी ने अपनी डोमेन परचेज की, ठीक है, www.yahoo.com, ये एक वेबसाइट है ना, तो ये मेन वेबसाइट है याहू वालों की। www.google.com, ये गूगल वालों की है। answers.yahoo.com, ये भी एक वेबसाइट है याहू की, जहाँ पे मुख्तलिफ क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं। ये मेन वेबसाइट नहीं है, ये सब डोमेन में अपलोड हुई हुई वेबसाइट है। यानी कि एक वेबसाइट आपकी मेन है, जैसे मैं कहूँ dckitchen.org, इसके एंड पे क्या आ रहा है, .dckitchen.org, है ना। तो बेसिकली वो अलग एक वेबसाइट है। देखिएगा मैं उसे खोलूंगा तो वो अलग वेबसाइट खुलेगी। देखें खुल गई है। इसका URL क्या आ रहा है, dckitchen.org, ऐसे ही है ना। अब इस पर आए। अच्छा, कुछ चीज़ों को समझते हुए आपको अभी थोड़ा टाइम लगना है। हाँ, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एक ही दिन में गो थ्रू हो जाए और बहुत एक्सपर्ट हैं, नॉट पॉसिबल। लेकिन एक दिन में हम क्या सीख रहे हैं और फिर 10 दिनों में हमने क्या सीखा है, और उस 10 दिनों की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, फिर आपकी एक्सपर्टीज में इजाफा। अब मैंने एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक साथ आपको बताया, डोमेन और सब डोमेन। यानी कि डोमेन क्या होती है और सब डोमेन क्या होती है। मतलब ये किचन इक्विपमेंट सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, जिसने अपने बिजनेस के लिए एक डोमेन परचेज की और उस डोमेन का उसने क्या नाम रखा, dckitchen.org। तो जब हमने डोमेन परचेज की और होस्टिंग बाय की, ये टॉपिक है हमारा, इसको भी हमने ज़्यादा से डिस्कस करना है। होस्टिंग क्या है, स्पेस। मुख्तसर से अगर आप होस्टिंग को समझना चाहें तो होस्टिंग से क्या मुराद है कि भाई मेरे पास ना बहुत डाटा पड़ा हुआ, आप समझ रहे हैं, मेरे पास कोई 10 USB का डाटा है और मेरी हर USB में 64 GB है। अब मुझे हो रहा है कि यार ये डाटा कहीं पड़ा खराब ही ना हो जाए, तो मैं किसी अपने दोस्त के पास गया, चले एक सोल्यूशन के दोस्त के पास आ गया, उसने मुझे बताया कि हमारे पास तो बड़ी टेराबाइट्स में स्पेस पड़ी हुई है सर्वर्स में। तो मैंने उसे कहा यार यूँ करो कि ये मेरा जो डाटा है ये अपने सर्वर पर सेव करो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल उसने आपसे कहा ठीक है जी, मैं आपसे जो है ना पर GB 500 चार्ज करूँ, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो उसने मेरे डाटा को कैलकुलेट किया, उसी के हिसाब से उसने मुझे बिल बना कर दे दिया, उसने मेरा डाटा अपने पास स्टोर कर दिया। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चला गया मेरा डाटा। यही काम है कि मैं अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ, लोकली बनाई मैंने, उसके बाद मैंने उसे लाइव करना है, तो उसे मैंने उसके लिए मुझे होस्टिंग की जरूरत है। सो मैंने होस्टिंग परचेज की और बिल्कुल इसी साइंस के मुताबिक परचेज की। जब मैं होस्टिंग परचेज करने गया तो उन्होंने मुझे कहा कि जनाब कितनी स्पेस चाहिए आपको। मैंने उसे कहा 500 MB, तो कोई और रेट होगा। मैंने उसे कहा 1 GB, तो कोई और रेट होगा। मैंने कहा 10 GB, तो कोई और रेट होगा। समझ आ गई बात। फिर जब हमने होस्टिंग परचेज की तो उसने कहा कि भाई इसके साथ आप एक डोमेन अटैच कर लो। अब एक चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए, डोमेन और होस्टिंग ये दो अलग चीज़ें। डोमेन क्या है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ मेरा एक क्लाइंट है जो पिज़्ज़ा ओवन सेल करता है, बेकरी काउंटर सेल करता है फॉर एग्जांपल, तो वो कहता है मुझे एक वेबसाइट बनवानी है। तो मैं उसे कहूँगा भैया आपने डोमेन ली हुई है कि नहीं ली हुई, वो कहेगा नहीं ली हुई। तो मैं उसे कहूँगा भाई किस नाम की डोमेन आपने लेनी है, तो कहेगा भाई मेरी कंपनी का नाम है दस्तगीर इंजीनियरिंग, तो मुझे आप दस्तगीर इंजीनियरिंग के नाम से डोमेन दे दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे एक कंपनी रजिस्टर करवानी है ऑनलाइन पाकिस्तान में नहीं बल्कि ऑनलाइन रजिस्टर करवानी है लाइव, कि कोई भी बंदा जब दस्तगीर का डाटा एक्सेस करना चाहता हो तो वो लिखेगा www.dastagir.engineering.com। तो ये एक नाम ले लिया मैंने, यानी मुझे एक नाम खरीदना है सबसे पहले। ये जो नाम खरीदना है इसे हम बोलते हैं डोमेन। समझ आ गई बात। अब दूसरी चीज क्या है, होस्टिंग। पहली चीज क्या थी, पहली चीज थी नाम,
नाम मिल गया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, मिसाल के तौर आप 2 स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं यार हम इस तरह करते हैं सर, हम प्रैक्टिस में ना अपनी एक वेबसाइट बना लेते हैं और हम चाह रहे हैं हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दें। तो मैं आप सबसे पहले क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भाई आपने डोमेन किस नाम की लेनी है, वेबसाइट तो बना रहे हैं, इसको लाइव करने के लिए डोमेन की ज़रूरत है ना। तो आप कहेंगे जी हम यूँ कर लेते हैं, कोई भी नाम आप बता दोगे xyz.com, तो हम सबसे पहले तो देखेंगे क्या वो नाम अवेलेबल है ग्लोबली के नहीं, और ये नाम ग्लोबल मिलता है, मतलब वो नाम इंटरनेट पे तो नहीं पहले किसी ने परचेज किया होगा। वो ये नहीं देखना कि क्या वो कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, दुबई में रजिस्टर्ड है कि नहीं, हमने देखना है इंटरनेशनली वो नाम तो रजिस्टर नहीं हुआ। अगर रजिस्टर हुआ तो आप वो नाम परचेज नहीं कर सकते, फिर आपको नाम में थोड़ा सा चेंज करना है। सो इट इज कॉल्ड डोमेन। उसके बाद हमने नाम तो ले लिया, अब हमने कहा भाई हमने अपनी वेबसाइट को भी तो लाइव करना है, फिर हम सर्वर्स के पास गए भाई हमें कोई होस्टिंग दे, कोई स्पेस दे, मैंने उसमें अपनी वेबसाइट टाइप कर, तो वो मुझसे पूछेगा आपको कैसी स्पेस चाहिए, क्या आप उस पर ईमेल अकाउंट्स भी बनाना चाहते हैं, क्या आप उस पर एक सब डोमेन लगाना चाह रहे हैं, एक डोमेन लगाना चाह रहे हैं कि दो डोमेन का क्या मतलब है कि भाई आप सारे स्टूडेंट्स हैं, आप सब ने कहा कि हम एक होस्टिंग परचेज करते हैं, ठीक है, और ऐसी होस्टिंग परचेज करते हैं जिसमें 5 डोमेन्स लगाने का ऑप्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऐसी होस्टिंग परचेज कर सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा डोमेन्स लग सकती है। एक से ज़्यादा डोमेन लग सकने का क्या मतलब हुआ कि भाई उस होस्टिंग में जो आपको स्पेस मिली हुई है, आप उसमें चाहें तो xyz.com भी ऐड कर लें, abc.com भी ऐड कर लें, asd.com भी ऐड कर लें, यानी एक से ज़्यादा डोमेन आ रही है उसमें। तो इसका मतलब है हमने एक से ज़्यादा डोमेन ली हुई थी और उसके साथ अटैच है। डोमेन 10 नहीं है तो 10 के पैसे दिए, लेकिन होस्टिंग जब मैंने एक बाई की जो 5 डोमेन्स की सहूलत दे रहा था मुझे, तो वो एक सिंगल डोमेन होस्टिंग से तो महंगी होगी, लेकिन उसमें फ़ायदा ये होगा कि वो उतनी महंगी नहीं होगी जो एक इंडिविजुअल बाई करेगा होगा। समझ आई बात? अच्छा, उसके बाद वो कहेगा कि आपको जो होस्टिंग चाहिए उसमें स्पेस कितनी चाहिए, हम उसे कहेंगे कि भाई मुझे 1 टेराबाइट चाहिए, 2 GB चाहिए, 10 GB चाहिए, क्योंकि आपने बेसिकली क्या करना है होस्टिंग वेबसाइट को अपलोड करना है। उसके बाद वो कहेगा कि आप वो ये कहेगा नहीं, बेसिकली उसके पैकेज होंगे, फिर वो कहेगा कि इसके अंदर जो सब डोमेन है वो कितनी चाहिए आपको। सब डोमेन्स क्या है ये भी आपने देखा, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org, बेसिकली डोमेन कौन सी है dckitchen.org। तो इसके अंदर ऑप्शन थी कि सब डोमेन बना लो, तो इसके अंदर जाकर हमने सब डोमेन बना लिया। अब जो सब डोमेन है ये फ्री है, लेकिन फ्री किसमें है, अगर आपने होस्टिंग परचेज की है तो फ्री है। तो हो सकता है कि मैं डीसी किचन की बात कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे पैकेज में अनलिमिटेड सब डोमेन की ऑफर हो सकता है मेरे पैकेज में 10 सब डोमेन्स की ऑफर हो सकता है मेरे पैकेज में 25 सब डोमेन्स ऐड करने की ऑफर हो। तो ये डिपेंड करता है कि हमने कौन से वाली होस्टिंग ली है। मेरी बात समझ में आ गई है? और डोमेन और सब डोमेन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया। मेरे पास मुख्तलिफ क्लाइंट्स की होस्टिंग मौजूद है, ठीक है। सो मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं आपको लाइव होस्टिंग भी दिखाता हूँ, और मैं ये भी बताता हूँ कि कैसे अटैच होती है, यानी एक डोमेन को होस्टिंग के साथ हम किस तरीके से इंटरलिंक करते हैं। और फिर जब ये स्टूडेंट ने काम किया हो, इसका मतलब काम तो स्टूडेंट ने किया सारा, लाइव तो मैंने किया वेबसाइट, ऐसे ही है ना। मैंने अपने क्लाइंट के उसमें जाकर डोमेन में जाकर लाइव किया ना, तो हमने उसमें जाकर सब डोमेन बनाई है, पहले सब डोमेन बनती है फिर डाटा उसमें जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ये इस कोर्स का पार्ट है। मैं आपको ये चीज़ें भी बताऊँगा क्योंकि ताकि आप जब जॉब करने कहीं जाएँ तो आपकी स्किल अच्छी हो, हर चीज़ आपको आती है, ठीक है। चलिए आ जाए वापस। डोमेन कौन देता है जी? GoDaddy। बेसिकली हमारे पास वेब सर्वर्स की कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। इसमें इन्होंने एक नाम लिया, GoDaddy का नाम है, वेबसोल एक कंपनी है जो ये सर्विसेज दे रही है, नेम्ड बला कंपनी है, ठीक है ना। बहुत सारी कंपनी है, आप गूगल पे सर्च करें इतनी सारी कंपनियाँ आ जाएंगी। इजी होस्ट के नाम से एक कंपनी है, ठीक है, सर्वर सी के नाम से एक कंपनी है। जैसे कि ये बच्ची और कोई और तो नहीं है जिनका फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे इन दोनों को सर वो टाइमिंग का आप जरा बात कर लीजिए। मैं बैठ में इसमें नहीं क्लास नहीं कौन सी है, नहीं देख लेंगे ना, 8 से 5:30 चलेंगे, इसी में कर देंगे। नहीं मेरा ख्याल है इसी ये भी नहीं चल रहे, नए की तरह चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये इसी में कंफर्टेबल है, ठीक है। आप नीचे जरा सेक्शन में डिस्कस। हाँ जी मैं कर
डोमेन इतनी महंगी क्यों होती है? और एक और भी महंगी भी होती है, और एक और चीज़ बता दूँ, ये 1 साल के लिए होती है, ठीक है। यानी आपने जब भी डोमेन लेनी है, जब भी होस्टिंग लेनी है, आपने 1 साल के लिए लेनी है, यानी 1 साल के बाद आपको दोबारा पैसे देने हैं। महंगी इसलिए होती है कि आप ऑनलाइन जो जा रहे होते हैं, ठीक है। और कुछ कदरे सस्ती कंपनियाँ होती हैं और कुछ कदरे महंगी कंपनियाँ होती हैं, बस ये वजह होती है। डोमेन की अलग प्राइस होती है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी से बाय करो तो उनका अच्छे पैकेज होते हैं, होस्टिंग और डोमेन के अच्छे पैकेज उन्होंने बनाए होते हैं। चलिए जी अब आगे की तरफ। नहीं, उन्होंने बिल्कुल वेबसाइट को ऊपर नहीं लेकर आना, वो तो किसी और ने लेके आना। डोमेन का मतलब है कि आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवा ली ग्लोबली इंटरनेट के ऊपर, बस। जैसे पाकिस्तान में मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ तो कहते हैं ना भाई कंपनी आपकी रजिस्टर है कि नहीं रजिस्टर है, ठीक है ना। तो हमें अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना है ऑनलाइन, ताकि इंटरनेट के ऊपर और कोई बंदा ये वाला नाम इस्तेमाल ना कर सके। तो नाम आपने रजिस्टर करवाया ना, तो उसके पैसे देने हैं। उसके बाद डाटा आपने सेव करना है, तो ऑनलाइन डाटा सेव कर रहे हैं, वो महंगा क्यों है कि भाई इसलिए कि आपको स्पीड भी तो चाहिए। अगर हल्का सा स्लो हो जाएगा तो आप कहोगे भैया आपका तो सर्वर बड़ा स्लो चलने लगा होगा। जैसे आप नीचे लैब में जाके काम करें और स्लो काम हो तो आप एकदम कंप्लेंट करेंगे कि जी स्पीड नहीं आ रही, फाइल सेव नहीं हो रही, वगैरह वगैरह, इंटरनेट नहीं चल रहा। हाँ जी, अच्छा अब आ जाए जरा वापस HTML में। बॉडी की एक चीज़ और देखते हैं और फिर लेक्चर को हम वाइंड अप करेंगे। हाँ, बॉडी के अंदर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हेडिंग स्टाइल्स, जिसको आपको फ्रीक्वेंटली किसी भी वेबसाइट की जब आपने SEO करनी है तो आपने पहले टाइटल देखा उसका, फिर आपने देखना है कि क्या उसने हेडिंग स्टाइल इस्तेमाल किए हुए हैं कि हेडिंग स्टाइल इस्तेमाल नहीं किए हुए। हेडिंग स्टाइल्स हमारे पास टोटल कितने होते हैं? 6 हेडिंग स्टाइल, ठीक है जी। और पहला हेडिंग स्टाइल क्या है? H1, आखिरी हेडिंग स्टाइल क्या है? H6, और बीच वाले 2, 3, 4, 5। ये मैंने जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इस तरह लिखा है, टैग की तरह नहीं लिखा है सर। इसको भी कैसे लिखना है? हमने टैग की शक्ल में ही लिखना है, ठीक है। कैसे आएगा जी? ऐसे? हाँ मैं छोटा कर देता हूँ, चलो ठीक हो गया, आ गया नजर। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हेडिंग, ये सब मैं एक एग्जाम्पल सी बना रहा हूँ। कॉपी किया मैंने, ये काम तो सबको आता होगा। इसको मैंने कर दिया 2। कर क्या रहा हूँ आपको समझ आ गई ना मैं क्या करने लगा हूँ? एग्जाम्पल बना रहा हूँ एक जिसमें 6 हेडिंग स्टाइल दिखाने लगा हूँ आपको, ताकि जब उसकी आउटपुट को देखें हम तो हमें पता लगे कि 6 हेडिंग स्टाइल कौन से हैं। ये 3rd हो गया। अब ये तो सबको समझ में आ चुका होगा, स्टार्ट और एंड, स्लैश के साथ एंड लगा रहा हूँ, है ना? यही सीखा है ना आपने? जी पूरे हो गए, ये 5 था। सेव कर दें इसको। इधर ही आ जाते हैं फोल्डर में, यही फाइल है आपकी, इसे आ जाने दें पहले। आ गया? पता लग गया? एक हेडिंग स्टाइल है बड़ा, किताबें देखते हैं ना आप कंपोज हुई होती हैं, उसमें भी तो जो स्ट्रक्चर होता है बुक का कैसा होता है? हेडिंग, टेक्स्ट और तस्वीर, ऐसे ही है। तो मैं आपको वेबसाइट जो दिखा रहा हूँ वो भी ऐसे ही है, हेडिंग, टेक्स्ट और तस्वीर। सो इस स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना है, इसी स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना है। और ये टोटल देख रहे हैं, सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी है? H1, सबसे पहले H1 लगाया था ना मैंने। सो इसी सीक्वेंस में छोटी आ रही हैं और आपने अपने पेज के ऊपर भी इनको ऐसे ही इस्तेमाल करना है। ये मैं कह सकता हूँ कि हेडिंग 1 जो है वो मेन हेडिंग है, हेडिंग 1 सब हेडिंग नहीं है।
इसके बाद जो हेडिंग्स आ रही हैं वो सब की सब हेडिंग्स की कैटेगरी में। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ 2 तो वो 1 की सब हेडिंग है, 3 तो वो 1 की भी सब हेडिंग हो सकती है और 2 की भी हो सकती है। सो हमने अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है कि उसके अंदर जो हमें कंटेंट लिखना है उसको हेडिंग्स के सिस्टम के साथ लिखना है, यानी हेडिंग्स, और हेडिंग्स भी ऐसे लगाने हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम। अब ये काम डेवलपर नहीं कर सकता, डेवलपर वेबसाइट बनाकर दे देगा, कंटेंट लिखकर भी दे देगा, फिर जब ये एसईओ वाले बंदे के पास आएगा तो वो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वेबसाइट को रैंक करने का, टॉप पे लाने का, कि आपने हेडिंग स्टाइल्स को ऑप्टिमाइज़ करना है, हेडिंग्स को ऑप्टिमाइज़ करना है, यूज़ ऑफ हेडिंग्स देखनी है आपने ये भी नहीं करना है कि पूरी वेबसाइट है वो एक ही हेडिंग के साथ भरी पड़ी है। यानी आपने उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है कि ऊपर एक मेन हेडिंग लिखें, फिर नीचे आते जा रहे हैं एक पैराग्राफ लिखा, फिर हेडिंग बनानी है, अब हेडिंग 2 लिखें, यानी उसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना है। तो ये जो H1 से H6 तक लिखा है ये तो नहीं लिखना उसमें? हाँ, ये नहीं लिखना, इनको इस्तेमाल करना है 1 by 1, कैसे इस्तेमाल करना है यही हमारा काम है। यानी मैंने एक पेज बनाया हुआ है, उसके अंदर समझ लो 6 पैराग्राफ्स बनाए हैं मैंने, तो ये 4 पैराग्राफ्स बनाए, तो मैंने शुरू कैसे किया H1 से, फिर दूसरे को मैंने कर दिया H2, तीसरे को मैंने कर दिया H3, चौथे को मैंने कर दिया H4। तो क्या हुआ, स्ट्रक्चर आ गया। तो गूगल को ये बात पसंद आएगी आपकी, वो आपको रिकमेंड करेगा, वो कहेगा आपने एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है आप अपनी वेबसाइट पर अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, समझ आई बात। ये लेक्चर जो है ना मैं इंशाल्लाह रात को अपलोड कर दूंगा, और जब अपलोड करूंगा तो ग्रुप में मैं आपको आपकी प्ले लिस्ट का लिंक भी भेजूंगा। ठीक है, हमने 2 रिकॉर्डिंग्स की हैं, एक इससे पहले की थी, एक अभी की है। ठीक है, ये दोनों ही उसमें आ जाएंगे, ताकि आप इन लेक्चर्स को दोबारा से सुनना चाहते हो तो आप इन लेक्चर्स को दोबारा से सुन सकते हो। ठीक है, अब